Welcome friends for this Nani Palikiwala Wednesday Law Club. This session is related to Supreme Court case laws on insolvency and bankruptcy code 2016. मेरा इन्विटेशन देख के ही सब लोग आए हैं, इसलिए मेरा परिचय ज्यादा देने की जरूरत नहीं है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ न्यू ऑडियंस, मैं जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी, एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. उसके साथ साथ मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हूँ. IRP, RP, लिक्विडेटर ये पोस्ट लेने का मुझे IPPI ने अधिकार दिया है और NCLT ये अलॉट कर सकती है और काफी प्रोसीडिंग्स हम देखते भी हैं. एज ए लॉयर एंड एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दोनों तरीके से मैं आपके साथ बात करूंगा आज. ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड हम YouTube पे बाद में डालेंगे ताकि आपको उसका बाद में फायदा होगा, बाद में आप देख सकते हैं इसको. तो सही ढंग से मैं ये बोलना चाहता हूं कि नानी पालिकेवाला वेडनेसडे लॉ क्लब जो है हमारा आपका हमारा सब एक है. इस माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं. जो हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, करते हैं, ये आप तक पहुंचे. हम सुप्रीम कोर्ट में आने के पहले हमको कभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ खास बात मिला नहीं, एक्सेप्ट जजमेंट्स. लेकिन अच्छे अच्छे सीनियर लॉयर, ये वो, इनका इंट्रोडक्शन ये भी हम आपको देखते रहेंगे. तो चलो दोस्तों, काफी 4-5 एपिसोड ऑलरेडी यूट्यूब पे है नानी पालिकेवाला वेडनेसडे लॉ क्लब के, जिसमें हम सीनियर लॉयर के साथ इंटरव्यू लिए, उनके साथ बात की है. लेकिन आज मैंने फॉर्मूला थोड़ा चेंज किया है और बीच में कोविड के ये बीच में अपना सुप्रीम कोर्ट वैकेशन के कारण आई कैन नॉट कंडक्ट दिस प्रोग्राम बिकॉज ऑफ द वेकेशंस. सच बात बताऊं, वेकेशन है बहाना है. एक्चुअली कुछ कारण से रह गया, कॉन्टेक्ट टू सीनियर लॉयर होता नहीं था और फिर सीनियर लॉयर मिलता नहीं तो प्रोग्राम होता नहीं, ऐसा होने लगा. इसलिए फिर मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया और मैं बोला कुछ दिन हम सीनियर लॉयर का इंटरव्यू या रिटायर्ड जज का इंटरव्यू लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट केस लॉस के ऊपर ही हम प्रोग्राम लेते रहेंगे और उसका इनपुट देंगे. तो आज का प्रोग्राम वैसा ही है और इसमें हम आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के ऊपर के 2-3 केस मैंने निकाले हैं आपको बताने के लिए. वो मैं एक स्क्रीन पे बता के फिर आपके साथ बात करूंगा. और दूसरी बात है कि ये जो केसेस है, ये केसेस लीडिंग केसेस है, इस सब के बारे में मैं बात करूंगा. चलो अभी हम आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करते हैं और वो केसेस बताते बात करते हैं. इंग्लिश, हिंदी, ऐसा दोनों भाषा में हम लेते रहेंगे ताकि आपको बोर ना हो. जहाँ पे इंग्लिश जरूरी है वहां पे इंग्लिश भी करेंगे, जहाँ पे हिंदी जरूरी वहां पे हिंदी भी करेंगे. देखो दोस्तों, मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया है. ये पहला केस है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ. उसके पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं IBC के बारे में. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 ये नया कानून है और बहुत शक्तिशाली कानून है. अभी तक किसी कानून ने इतनी क्रांति नहीं की, इतनी क्रांति किया है इन्होंने. ये कानून ने एक सात कितने साल हुए हैं, 2016 2022 है, अभी 6-7 साल में बहुत क्रांति किया. काफी कॉर्पोरेट डेटर्स को रिलीफ मिला है, काफी क्रेडिटर्स का पैसा कुछ ना कुछ वसूल हुआ है और स्ट्रेस एसेट जो है वो रिलीफ मिला है और बहुत अच्छा काम चल रहा है. और इसके जो 3 खंभे हैं मेनली, IBBI है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड जो है हमारा IBBI. दूसरा IPA है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जिनके मेंबर रहते हैं. और तीसरा खंभा इसका है IP, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. और एक खंभा है चौथा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. ये 4 पोल के ऊपर ये इंसॉल्वेंसी पूरे भारत में चलती है.
और ये कानून से बहुत अच्छा रिलीफ लोगों को अभी मिल रहा है। ये कानून में टोटल पार्ट 5 है, पार्ट 5 है और सेक्शन 255 है और इसमें शेड्यूल 12 है। और ये जो आईबीसी है, ये आईबीसी का जो मैटर मेनली चलता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, ये एनसीएलटी में चलता है। कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट का मतलब कॉर्पोरेट पर्सन, कंपनी एंड जो कंपनी है एज पर कंपनी एक्ट 2013, पहले कंपनी एक्ट 1956 था, बाद में वो चेंज होके 2013 हो गया। और इसके अनुसार और आईबीसी के अनुसार जो भी कामकाज है वो एनसीएलटी में चलता है। एनसीएलटी इसका एडजुडिकेशन अथॉरिटी है। उसके बाद इसका अपील, एनसीएलटी का ऑर्डर के अगेंस्ट अपील 30 डेज में, 15 दिन ग्रेस मिल सकता है, 30 डेज में एनसीएलएटी, एनक्लैड जिसको हम बोलता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें ये अपील आता है। ये एट प्रेजेंट 2 ही जगह पे है पूरे इंडिया के लिए, एक्सेप्ट साउथ इंडिया, दिल्ली में है, और साउथ इंडिया के लिए ये चेन्नई में अभी अभी उनका बेंच चालू हुआ है। दोस्तों, एनक्लैड से अपील फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है, ये 45 डेज पे आता है और इसमें 15 दिन का ग्रेस मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट को थोड़े पावर ज्यादा है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए थोड़ा डिले ज्यादा कम हुआ एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन देयर मेरिट ऑफ दैट केस। तो चलो दोस्तों, आज जो मैं 3 केस ले रहा हूं इसमें, इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसी बैंक एंड अदर्स, ये पहला केस है। ये सबसे ज्यादा साइट हुआ है अलग अलग केसेस पे, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। ये मोर देन 559 से भी ज्यादा ये साइट हुआ है। और ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट पास हुआ था अगस्त 2017 में। अगस्त 2017 से लेके आज तक इतने जगह पे ये साइट किया गया है। ऑनरेबल जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन एंड संजय किशन कौल ने ये जजमेंट दिया है। दोस्तों, केस नोट थोड़ा मैं बताऊंगा आपको पहले, क्योंकि डिटेल जजमेंट पढ़ना इट इज वेरी हार्ड टास्क, और ये सबसे एडवोकेसी में बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। हम पूरा जजमेंट बताने वाले हैं आपको, 100% बताने वाले, लेकिन सब जजमेंट पढ़ के नहीं बताने वाले, क्योंकि हमको 3 कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, केस नोट और उनके जो डिसीजन है, ऑनरेबल जस्टिस का डिसीजन, ये डिसीजन आपको हम पढ़ के बताएंगे और समझाएंगे बीच में, और फिर जजमेंट ऐसा स्क्रॉल करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। काफी बार इन प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, हम खाली समरी देखते हैं जजमेंट का, लेकिन जब हम जजमेंट की बॉडी देखते हैं ना, तो बॉडी में कुछ कुछ चीजें इतनी इनोवेटिव मिलती है हमको, जो हमारे लीगल एक्यूमेंसी में बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन करती है। ये होता है, इसलिए हम ये ढंग से जाएंगे। अब केस नोट में है ये बैंकिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन challenge there to section 13, 14 and 238 of Insolvency Bankruptcy Code 2016। अभी जिनको ये इंसॉल्वेंसी कोड या इंसॉल्वेंसी रिलेटेड नॉलेज नहीं है, उनके थोड़ा सा सर के ऊपर से जाएगा ये सेशन, क्योंकि ये टेक्निकल सेशन है। लेकिन जो इंसॉल्वेंसी में है या इंसॉल्वेंसी के एग्जाम दे रहे हैं या इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट ही आएगा, नो डाउट। लेकिन जो इंसॉल्वेंसी से संबंधित नहीं है लेकिन ऑडियंस में है, या यूट्यूब पे जो ये ऑडियंस देख रही है, उनको मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप लीगल फैकल्टी में है, लीगल फैटर्निटी में है, लॉ स्टूडेंट है या है, तो भी आप एंड तक ये प्रोग्राम देखिए। हर जजमेंट में एंड तक बताओ, दिमाग के ऊपर से निकल गया तो भी चलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है।
अभी बताने के लिए मैं जो चीज बता रहा हूं ये अच्छी है या बुरी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं हर जगह पे बताता हूं क्योंकि इंसॉल्वेंसी का एग्जामिनेशन जो है वो मैं 8 बार फेल हुआ हूं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला लॉयर इंसॉल्वेंसी का एग्जामिनेशन 8 बार फेल होता है और फिर 90 बार में पास हुआ। तो इतने बार रिवीजन हुआ है मेरा ये कोड के ऊपर, कॉर्पोरेट के 40-50 लॉ के ऊपर। तो 8 बार फेल हुआ ये सोमानी, ये बुरी भी बात है, लेकिन 8 बार फेल होके 90 बार पास हुआ, 8 बार रिवीजन किया, इसलिए ज्यादा एनालिसिस हुआ, ये उसमें की अच्छी की बात है। आप कौन सी लेना चाहते हैं मुझे मालूम, लेकिन जस्ट आई वांट टू शेयर दैट। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए आप सीए, सीएस या लॉयर चाहिए और अपने अपने फील्ड में अपने 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और फिर वो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी का एग्जामिनेशन है जो ऑनलाइन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है। अब निगेटिव मार्किंग सिस्टम है और बहुत टफ एग्जामिनेशन है, लेकिन ये छूटने के बाद आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होके काम कर सकते हैं जैसे हम करते हैं, और हम ऑल इंडिया का कोई भी केस आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो दोस्तों, अभी हम आपको बता रहे हैं कि सेक्शन 13, 14 एंड 238 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 16 2016 and section 4 of Maharashtra Relief Undertaking Special Provision Act 1958। मेन यहाँ पे जो इश्यू है कि महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1956 की प्रोविजन पकड़ना है या इंसॉल्वेंसी कोड का प्रोविजन पकड़ना है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे के साथ इनके जो क्लॉजेस हैं, तो फिर विच विल प्रिवेल, ये यहां पे मेन वाद है। और फिर इसका जवाब भी लॉ में दिया है। आईबीसी कोड जो है, एक कोड में 238 सेक्शन में, आगे जजमेंट में दिखेगा आपको, 238 सेक्शन 238 में क्लियर बताया है कि दिस कोड इज प्रिवेल टू ऑल अदर लॉज विच इज सिमिलर टू दिस लॉ। कंपनी लॉ हो, सिका हो, सिका तो अभी रिपेल भी हो गया, कुछ सेक्शन से रिपेल हो गए, ये सब जो है ये लॉ का और आईबीसी का में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी होता है तो आईबीसी प्रोविजन विल प्रिवेल। प्रिवेल बोले तो आईबीसी को ही मान्यता मिलेगी, ऐसा इसका फाइनल डिसीजन है। इसलिए ये मैंने पॉइंट बता दिया इसको। Financial creditor made application in which it was stated that appellant being defaulter within a meaning of code, insolvency resolution process ought to be set in motion. By the order of the National Company Law Tribunal held that the code would prevail against the Maharashtra Act in view of non-absolute clause in section 238 of the code. तो एनसीएलटी ने डिसीजन ऐसा दिया कि कोड विल प्रिवेल अगेंस्ट द महाराष्ट्र एक्ट। ओके, ऐसा एनसीएलटी का डिसीजन है। फिर आगे ये मैटर गया एनक्लैट। एनक्लैट क्या बोलते हैं वो भी दिया है इसमें। कॉर्पोरेट डेटर हैड डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट एज पर द एविडेंस प्लेस्ड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर फ्रॉम अपोजिट ऑर्डर, appeal was carried to the appellate tribunal which met with the same fact। एनक्लैट ने भी इसको एनसीएलटी के फेवर में ही डाला। फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया हमारे कोर्ट में। Hence present appeal whether tribunal and appellate tribunal were right in admitting application filed by the financial creditor। इंसॉल्वेंसी की जो एप्लीकेशन होते हैं ना दोस्तों, ये फाइल करने के सेक्शन 7 है, सेक्शन 9 है और सेक्शन 10 है। सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर, बैंक वगैरह इंसॉल्वेंसी अगर आउटडेटेड डेब्ट है आता है, एनपी अकाउंट हुआ है, तो इसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू करती है, विद नोटिस और विदाउट नोटिस दे कैन स्टार्ट। सेक्शन 9 जो है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू करता है।
लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पहले नोटिस देनी पड़ती है सेक्शन 8 के अनुसार, अगले केस में आएगा ये। और फिर सेक्शन 10 के अनुसार ये कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ इटसेल्फ, not himself itself, because a corporate का ये मैटर है, corporate is not female or female, it is a company. So corporate debtor itself can apply for the insolvency under section 10. ये आगे आपको इस जजमेंट में भी एक दिखेगा। तो सेक्शन 7 का मैटर ये है। तो फैक्ट्स जो है, financial creditor made an application in which it was stated that the appellant being a defaulter within the meaning of the code, the insolvency code के meaning के अनुसार corporate debtor defaulter है, इसलिए financial creditor ने उसके against insolvency proceeding शुरू की है। Out to set in motion, it was pleaded that no default was committed by the appellant. By an order, National Company Law Tribunal (NCLT) held that the code would prevail against the Maharashtra Act. As per Maharashtra Act, no default is there, but as per code, when default is there, then which law is applicable there? As per our earlier decision, NCLT, NCLAT, and now Supreme Court is taking this decision. लेकिन दोनों का डिसीजन एक है कि कोड विल प्रिपेयर, आईबीसी कोड विल प्रिपेयर, क्योंकि सेक्शन 238 में क्लियर दिया है, वो भी मैं बताऊंगा आगे आपको। इट देयरफॉर हेल्ड दैट द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, ये एक खास पॉइंट है, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट स्टैट्यूट, क्योंकि महाराष्ट्र एक्ट ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया है और आईपीसी ये पार्लियामेंट ने पास किया है, विच इज ग्रेटर। It therefore held that the parliamentary statute would prevail over the state statute. बस ऐसा एक पॉइंट मिल जाता है, उसके ऊपर हम वकील लोग को केस मानते हैं, उसमें वो केस लॉस दे देते हैं, जजमेंट में निकलता है। लेकिन जज लोगों ने जो पूरा जजमेंट लिखा है, ये जजमेंट कभी कभी हम पढ़ने का कोशिश नहीं करते हैं, बोर होता है या कुछ भी हो, या टाइम नहीं है। मैं भी हूं उसमें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ता हूं और आप नहीं पढ़ते हैं, हम भी नहीं पढ़ते कभी कभी, इसलिए मैंने ये शो शुरू किया है। मैं बोलूं ये शो के माध्यम से हर बुधवार को एटलीस्ट 1 घंटा तो आओ यार, और मैं आधा घंटा बढ़ाने वाला हूं इसमें। 1 घंटा हमारा ये जजमेंट का चलेगा और आधा घंटा मैं किसी सीनियर लॉयर को, रिटायर्ड जज को, जो हमारे फ्रेंड है सुप्रीम कोर्ट में, उसको आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसका बचपन से लेकर अभी तक का जर्नी कैसा है ये बताऊंगा। ऐसा मैं करूंगा, लेकिन आज सीनियर लॉयर को मैंने किसी को असाइन नहीं किया, क्योंकि इसका मुझे इफेक्ट देखना है। आपको जो बातें करनी है, मेरे से कुछ बातें करनी है तो आप चैट बॉक्स में डाल के रखिए, मैं एंड में चैट बॉक्स देख के थोड़ा आपको कुछ बात करूंगा। मैंने अभी माइक कंपलसरी सबके म्यूट किए हुए हैं, क्योंकि बीच में किसी का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और मैं डायरेक्ट लाइव यूट्यूब पे ले सकता था इसको इंस्टेड ऑफ जूम, लेकिन जूम में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, आपके साथ इंटरेक्शन होता है, मैं किसी के साथ बात करता हूँ, इसका एक बेनिफिट मिलता है। और यूट्यूब पे मैं बात करता हूँ, लेकिन कौन मुझे देख रहे हैं मुझे पता नहीं चलता है, इसलिए थोड़ा जूम पे, और फिर बाद में ये रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो पूरा जजमेंट पढ़ने में के बाद बहुत सारे पॉइंट हैं कि जो पॉइंट हमको, ये जो पॉइंट है, विच एक्ट विल प्रिवेल, आईबीसी कोड विल प्रिवेल और स्टेट एक्ट विल प्रिवेल, या सिमिलर कंपनी लॉ में भी इंसॉल्वेंसी की प्रोविजन है। कंपनी लॉ का इंसॉल्वेंसी का प्रोविजन अभी निकाल के आईबीसी में आया है, लेकिन जहां पे भी डिस्प्यूट होगा तो आईबीसी कोड विल प्रिवेल, ये डिसीजन। So what judge had decided while dismissing the appeal? Dismissing the appeal का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डिसीजन दिया जो एनसीएलटी ने दिया, एनसीएलटी ने दिया, एनक्लैट ने दिया, वही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर वही डिसीजन देना था सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा 48 पेज का जजमेंट देने की क्या जरूरत है? इतना ही क्लाइंट में दे सकते थे, लेकिन नहीं,
ये नया कानून है, ये नया कानून ऐसा पूरा समाज में जाना चाहिए। ये इम्प्लीमेंटेशन का जो एक ताकत है ये जुडिशरी में कैसा है, ये जजमेंट है, और जजमेंट में काफी चीजें डिस्कस की गई है। चलो ये 2 पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, फिर जजमेंट आपको बताते हैं। एक केस नोट के पैराग्राफ है। The earlier state law was repugnant to the latter parliamentary enactment as under the said state law. The state government may take over the management of the relief undertaking, after which the temporary moratorium in much the same manner as that contained in section 13 and 14 of the code. Moratorium लगता है जब भी इंसॉल्वेंसी शुरुआत हो जाती है CIRPC की प्रोसेस की, उस दिन से मोरेटोरियम लग जाता है। मोरेटोरियम का मतलब होता है वो जो कॉर्पोरेट डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर के आगे जहां पे किधर भी कुछ केसेस चल रहे हैं, वो केसेस वहां पे फ्रीज हो जाता है। उसके ऊपर अब कोई नया केस नहीं डाल सकता, कुछ नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज उसका रिजोल्यूशन अभी करना है। वो जो डिफिकल्टी में, वो डिफिकल्टी में से उसके निकालना है। यही तो काम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। लॉयर का काम अलग है, लॉयर का हमारा काम अलग है ये। और इसको ये एडमिट होने के बाद CIRP का ऑर्डर मिलने के बाद विद इन 3 days गिव दी नोटिस, पब्लिक नोटिस दो। पब्लिक नोटिस देने के बाद क्लेम एडमिट करो क्रेडिटर्स के। क्लेम एडमिट करने के बाद उनको वेरीफाई करो। मीनवाइल आप CA वगैरह अपॉइंट करके वैल्यूएशन वगैरह करवा लेते हैं। फिर क्रेडिटर का क्रेडिटर जो है उसका वेरिफिकेशन करते हैं। फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है। ये सब विद इन 1 month करना है। विद इन 1 month करने के बाद COC का मीटिंग होने के बाद फिर उसमें RP अपॉइंट होता है। RP अपॉइंट हो सकता है या RP अलग भी अपॉइंट हो सकता है। वो थोड़ा सा मैं कभी उसके ऊपर कभी एक आधा वेबिनार लूंगा ना, तब आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। हाँ, आज हमारा जजमेंट का चल रहा है। खाली मैंने आपको बताया कि मोरेटोरियम क्या होता है। मोरेटोरियम मीन्स जहां पे वो केस है वहां पे वैसे ही रहेगा, कोई नया केस भी वो कॉर्पोरेट डेटा पे नहीं होगा, क्योंकि फुल उसका अभी रिजोल्यूशन 180 days में करना है, ऐसा एज पर IBC कोड है दोस्तों। So there was no doubt that by giving effect to the state law, the aforesaid plan or scheme which may be the adopted under the parliamentary statute would directly be hindered and or obstruct to the extent in that the management of the relief undertaking, which if taken by the state government, would directly impede or come in the way of taking over the management of the corporate body by the interim resolution professional. Also, the moratorium imposed under Section 4 of the Maharashtra Act would directly clash with the moratorium to be used under the Section 13 and 14 of the code. It would be noticed that whereas the moratorium imposed under the Maharashtra Act was discretionary and may relate to the one or more of the matter contained in the Section 4/1. The moratorium imposed under the code related to all matter listed in Section 14 and follows as a matter of course. ये बहुत बड़ा पॉइंट है। महाराष्ट्र एक्ट में मोरेटोरियम डिस्क्रिशन पावर में है, यानी कि जज चाहता है तो लगाता है, जज नहीं चाहता तो लगाता नहीं है। लेकिन सेक्शन 14 जो कोड का है, इसमें बाय कोर्स बाय प्रोसेस ये मोरेटोरियम लगता ही लगता है, बराबर। मोरेटोरियम कैन नॉट अवॉइड हियर। ये बेसिक फर्क जज ने बताया है दोनों लॉ का। ओके, ये आर्गुमेंट किया, ये किया, वो किया, सब आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। Such a manner that it would not be possible to go ahead with the insolvency resolution process outlined in the code. अगर मोरेटोरियम नहीं लगाएंगे तो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस आगे चालू ही नहीं होगा ठीक से। अलग अलग केसेस का फिर बीच में ऑब्स्टेकल आते रहेगा। Further, the non-obstinate clause contained in Section 4 of Maharashtra Act could not possibly be held to the applied to the central enactment in as much as a matter of constitutional law, the latter central enactment being
to the earlier state enactment would operate to render the Maharashtra Act void vis-a-vis action taken under the latter central enactment. The second application clearly appears to be afterthought of the reason that the corporate debtor was fully aware of the fact that Master Restructuring Agreement (MRA) Master Restructuring Agreement has failed and could easily have pointed out that fact in the first application itself. However, for the reason best known to the appellant to choose to take up only a law point before the tribunal. The obligation of the corporate debtor was therefore unconstitutional. The obligation of the corporate debtor was therefore unconditional and did not depend upon the infusing of the funds by the creditors into the appellant company. Also, the argument taken for the first time before the present court that no debt was in fact due under the MRA as it has not fallen due. Last line padta hu. The tribunal and the appellate tribunal were right in admitting the application filed by the financial creditors. So, Supreme Court has also supported the decision of the NCLT and NCLAT, appellate tribunal. This is the now judgment. See the main body part of judgment. Rohinton Fali Nariman, honorable judge, has given this. फिर उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा डिस्कशन किया, सेकंड पॉइंट में इसे थोड़ा एलोबरेट करते गए, एक कोड का महत्व, कोड का इंपॉर्टेंस, कोड का प्रभुत्व, वो इनमें बहुत योगदान जाता है जुडिशरी का। जो 2016 का जो एक कोड है, ये कोड जो पूरे ढंग से जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इसमें जुडिशरी का बहुत योगदान है, क्योंकि जुडिशरी ने स्पेसिफिकली एपेक्स कोर्ट ने इसको बहुत अच्छा प्रोटेक्ट किया है, बीच में इंटरफेयर नहीं किया है। सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का विजडम वगैरह ऐसे कुछ जजमेंट में बहुत अच्छे जजमेंट दिया है, ताकि बीच में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आते, प्रोसेस कंप्लीट हो इंसॉल्वेंसी का। ये खास ये जो कोड का जो मेन उद्देश्य है वो क्लियर रखा है। और यहाँ पे हमारे फ्रेंड डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, हम एक केस में, 2-3 केस में साथ में थे। अभिषेक मनु सिंघवी लर्नेड एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने क्या क्या बोला, क्या सबमिट किया, उनके बाद उनको कुछ है। हमारे दूसरे फ्रेंड हरीश साल्वे जो है सीनियर एडवोकेट, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बताया, ये डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है। अगर आर्गुमेंट सीनियर लॉयर कैसे करते हैं, कौन से पॉइंट एलेबरेट करते हैं, ये अगर देखना है तो ये थोड़े पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रीजंस दे दिया है। अरुण जेटली का ऑनरेबल मिनिस्टर का, अरुण जेटली का भी पैराग्राफ जज ने यहाँ पे दिया है। The limited liability company is a contract between the equity and debt. As long as the debt obligations are met, equity owner have complete control and creditors have no say in how the business is run. ये थोड़ा सा कंपनी के रनिंग के बारे में थोड़ी कुछ स्टेटमेंट है। Key economic questions in the bankruptcy process. The role that insolvency and bankruptcy plays in debt financing. Insolvency, bankruptcy का रोल डेप्ट फाइनेंसिंग में क्या है, ये दिया है। फिनेंशियल फेल्योर, बिजनेस फेल्योर जब आता है तब इंसॉल्वेंसी होता है। इंसॉल्वेंसी होने के बाद वापस नया स्टार्ट होता है उसका, वो कॉर्पोरेट डेट करता है, और बैंक को भी नया एक अकाउंट मिल जाता है, नया वापस क्लाइंट होता है। पहले इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ कुछ जगह पे पूरा पैसा क्रेडिटर्स को मिला है, कुछ कुछ जगह पे 50% मिला है, कुछ कुछ जगह पे एवरेज हम देखते हैं अभी तक जितने भी CIRP प्रोसेस हुए हैं, इसमें लगभग क्रेडिटर्स को एवरेजली अगर देखते हैं तो 40% तक उनका डेप्ट मिल गया है। लेकिन वो ठीक है, 60% नहीं मिला, लेकिन वो खत्म हो गया। ये जो लोग हैं ये नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, नया स्टार्ट में कमाओ, वापस उनको लोन देंगे।
ऐसा। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव ऑफ कोड जो है वो दिया है लो टाइम टू रिजोल्यूशन, लो लॉस इन रिकवरी, हायर लेवल ऑफ डेट फाइनेंसिंग अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल्स ड्राइविंग द डिजाइन। ये भी आप पढ़ सकते हैं जब इंटरेस्ट है आपको इसमें। तो आज मेरी एडवोकेसी को लगभग 32 साल हो गए। 1989 का मेरा सनम है। और उस समय तो ऑनलाइन बिनलाइन कुछ नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर ने हमको बताया था अगर अच्छा लॉयर बनना है तो आपने रोज सोते समय एक जजमेंट पढ़ना चाहिए। तो हम कोशिश करते, आज भी कोशिश करते, पूरा जजमेंट तो पढ़ते नहीं होता है, लेकिन अभी जैसा पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट पढ़ सकता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो छोड़ सकता है। अभी देखिए यहाँ पे सेक्शन 3 सेक्शन क्लेम का डेफिनेशन, ये वो सब उन्होंने डिस्कस किया है। ये देखिए यहाँ पे आईबीसी के सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 7 इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेशन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ओके। और सेक्शन 6 में क्या बताया, पर्सन हु मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, कॉर्पोरेट डेटर, दे कैन इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। मेरा सेपरेट एक वीडियो है यूट्यूब पे, एक छोटी छोटी वीडियो, वो भी देख लेना, उसमें सीआईआरपीसी वगैरह दिया हुआ है मैंने अलग से। मोर देन 200 वीडियोस लॉ के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मेरे काफी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ये थोड़े बड़े बड़े रहेंगे, ऐसे वेबिनार रहते हैं बड़े बड़े रहते हैं, क्योंकि इसका पर्पज हमको व्यूज मिलना नहीं है, इसका पर्पज है इनपुट कुछ तो भी आपको देना है, ऐसा है। इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक से सेक्शन 7 है। फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने एप्लीकेशन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए वगैरह वगैरह ये दिया है यहाँ पे। और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने सेक्शन 8 के अनुसार नोटिस देना है, ऐसा। और सेक्शन 9 के अनुसार फिर एप्लीकेशन फाइल करना है। ये सेक्शन 12 टाइम लिमिट है। सेक्शन 13 ये डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट है। पब्लिक अनाउंसमेंट जिस दिन हो जाता है उस दिन मोरेटोरियम एप्लीकेबल हो जाता है। और ये सेक्शन 14 ऑफ मोरेटोरियम है। मोरेटोरियम का जो मैंने आपको बताया था कि मोरेटोरियम का जो उद्देश्य है, मोरेटोरियम बोले तो क्या है, तो मोरेटोरियम जो है सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज टू कॉर्पोरेटर एज मे बी स्पेसिफाइड शैल नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। सप्लाई उनको कंपनी को होना चाहिए, कंपनी चालू रहनी चाहिए, यह है। And subject to various and on the insolvency and adjudication authority shall by order moratorium by prohibiting all the following. Prohibit क्या क्या है, the institution of suit or constitution of pending suit or proceeding, जो मैंने पहले बताया था, कोई भी केसेस वगैरह चालू है तो वो वहां ही रुकेगी जब तक ये रिजोल्यूशन क्लियर नहीं होगा, तब तक रिकवरी का हो कुछ हो स्टे आ जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली स्टे आ जाता है। सेक्शन 17 वगैरह ऐसे दिया है। ये देखो कमिटी ऑफ क्रेडिटर, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है रेजोल्यूशन प्रोसेस में। काफी बार आईआरपी बैंक चेंज कर देती है और आरपी अलग लेती है, क्योंकि बैंक को अगर ऐसा फील होता है कि आईआरपी हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए आईआरपी ने ये ख्याल रखना चाहिए, इंटीरियम रेजोल्यूशन प्रोसेस ने ये ख्याल रखना चाहिए कि ही शुड बी विथ गिविंग मैक्सिमम देयर डेट्स बैक। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उनके मैक्सिमम डेट बैक मिलेंगे, जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड एज वेल एज कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर भी अच्छा फोकस करना है, दोनों बैलेंस रख के आना चाहिए, तो फिर ये अच्छा होता है, दैट इज आइडियल। कॉर्पोरेट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का क्या रोल है, कैसा रोल है, ये भी डिस्कस इधर ने किया है। ये सब इस कानून से यहाँ पे लेके ऐसा थोड़ा सा समझाया है बहुत अच्छी तरह से। ऐसे ये आर्टिकल 254 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ बताया है। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट लॉ और स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ में अगर कुछ डिफरेंस आता है तो आर्टिकल 254 भी बोलता है कि पार्लियामेंटरी एक्ट विल बी प्रिवेल, तो वो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रोविजन दिया है। कुछ केस लॉज भी जवेर बाई
अमय दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये केस लॉज भी यहाँ पे डिस्कस किया है। हाँ, टीका राम जी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी यहाँ पे डिस्कस किया है। ये सीनियर लॉयर केस लॉज वगैरह डिस्कस करते हैं, उसमें कि कुछ केस लॉज वो जजमेंट में ले लेता है। दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंडित उखा कोले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अलग अलग पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग केस लॉ रहता है। कितना टफ रहता है ना सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, जस्ट एक अवेयर कर रहा हूं, लेकिन मजा आता है। बहुत दिमाग लगाना होता है, बहुत स्टडी करने के लिए मिलता है। चलो थोड़ा और इसको स्क्रॉल करते हैं, आगे जाते हैं। आगे खास कुछ चीजें हैं क्या, वो बताता हूं मैं आपको। लेकिन जब आप ये केस लॉज आर्गुमेंट के लिए लेंगे, उस समय तो जरूर एक केस लॉज पूरा देखना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट और मिल सकता है। पावर टू प्रिस्क्राइब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड अदर फैसिलिटी टेम्पररीली फॉर रिलीफ अंडरटेकिंग। अमेंडमेंट एक्ट के जो हुए हैं वो दिए हैं। यूनियन ऑफ इंडिया एक केस लॉज एक है। हाँ, ये देखिए, ये जो आईबीसी कोड जो है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, उसका सेक्शन 238 एग्जैक्टली क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ दिस कोड टू ओवरराइड अदर लॉज। The provisions of this code shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law. नेचर ऑफ ऑब्लिगेशंस कैसे कैसे रहते हैं। और लास्ट में देखिए 60 पॉइंट, द अपील अकॉर्डिंगली स्टैंड डिसमिस, there shall however to no order as to cost. ओके, उसके पहले के पैराग्राफ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं लास्ट कुछ पैराग्राफ। द ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर वाज देयरफॉर unconditional and did not depend upon the infusing of the fund by the creditors into the appellant company. Also, the argument taken for the first time before us that no debt was in fact due under the MRA as it has not fallen due. owing यानी कि MRA के अनुसार ड्यू नहीं था पेमेंट, लेकिन कोड के अनुसार था। owing to default to secured creditor is not something that can counter countenance at this stage of the proceedings. In this view of the matter, we are of the considering view that tribunal and the appellate tribunal were right in the admitting the application filed by the financial creditors ICICI Bank Limited. चलो दोस्तों, ये हुआ हमारे पास जो टाइम है उसमें दूसरा ले लेते हैं। मैंने पहले ही बताया, आपको बोर हुआ तो भी देखते रहना है, सुनते रहना है, क्योंकि इससे एक अलग ताकत मिलने वाला है। मैं निकल रहा हूँ जजमेंट।
यस, दिस इज अ सेकंड जजमेंट। इसमें बहुत खास खास बातें दी हुई है। इश्यू थोड़ा अलग रहता है, इश्यू सिंपल रहता है, लेकिन कुछ और सीखने के लिए मिलता है कि जज कितने वैरायटी के एंगल से देखता है। मेरे तो हीरो थे ये जो नरीमन साहब है ना, ये मेरे हीरो है, आज भी हीरो है। अभी तो रिटायर हो गए, लेकिन जब भी मैं उनके जजमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत मजा आता है कि क्या स्टडी है वो, है कितना स्टडी करते हैं। इसलिए मेरे 40 किताबें पब्लिश है सुप्रीम कोर्ट केस लॉस के ऊपर। मेरे हर किताब में मैंने डेडिकेशन जो दिया है ये किताब का सुप्रीम कोर्ट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जज को दिया है। जो भी पास्ट है और प्रेजेंट जज है और ये फ्यूचर आने वाला, सब जजेस का एक बहुत बड़ा योगदान है जुडिशरी एस्टैब्लिश करने में। अच्छा, कितना स्टडी करके वो जजमेंट लिखता है, ये देखने जैसा है। इसलिए मेरा हर किताब डेडिकेटेड टू दैम है। ये सब किताबें आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। जयप्रकाश सोमानी बुक्स डाल दो तो अपने आप ही आपको सब किताबें दिखेगी आपको। और रिजनेबल है कीमत, ज्यादा कोई नहीं, 300 के लगभग कुछ प्राइजेस रहते हैं उसके, अलग अलग लॉज के ऊपर अलग अलग। ये मेरा शौक है इसमें। अभी देखिए, इसमें जो जज है वो भी रोहिंटन फली नरीमन है, संजय किशन कौल है। मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस क्यूरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। केस नोट क्या बोलता है? इंसॉल्वेंसी ऑपरेशनल डेब्ट liability, therefore section 8 and 9 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 application was filed before National Company Law Tribunal under section 8 and 9 of the new code, stating that the operational debt was owed to respondent. Tribunal dismissed the application. Appeal was then filed before National Company Law Appellate Tribunal, which was allowed. Hence present appeal. Whether there was existence of dispute between parties or record of pendency of suit filed before the receipt of the demand notice of unpaid operational debt in relation to such a dispute. थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं। सेक्शन 8 के अनुसार जब हम नोटिस देते हैं, लॉयर के थ्रू नोटिस दिया जाता है, जा सकता है, या कॉर्पोरेट डेटर अपने लेटर हेड के ऊपर भी नोटिस दे सकता है। लॉयर के थ्रू देते ज्यादा अच्छा है, लॉयर ज्यादा अच्छा लेता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग लॉयर्स, जस्ट एक बताता हूँ। सामने वाले को नोटिस का फॉर्मेट है, आईबीसी में फॉर्मेट भी उसका दिया है, वो फॉर्मेट के अनुसार नोटिस देना। वो नोटिस देने के बाद अगर विद इन 10 days कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर एप्लीकेशन फाइल हो सकता है 10 days 15 days में भी, थोड़ा रुक सकते हैं 2-4 दिन और फिर फाइल कर सकता है एप्लीकेशन एज पर सेक्शन 9। लेकिन नोटिस जाने के समय उन्होंने डिस्प्यूट है, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो नोटिस देता है सेक्शन 8 के अनुसार, किसको? कॉर्पोरेट डेटर को। ओके, ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है? सप्लायर। सप्लायर वगैरह रहते हैं ना, किसी सप्लायर का 1 करोड़ के आगे, पहले 1 लाख का लिमिट था लेकिन अभी चेंज हो के 1 करोड़ का हो गया। 1 करोड़ के आगे अगर किसी कंपनी से आना बाकी है तो वो डायरेक्ट वो कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में खींच सकती है। ये ताकत कॉर्पोरेट क्रेडिटर्स में है, इसको जिसको हम सप्लायर बोलते हैं। ओके, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, नॉट कॉर्पोरेट क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। फिनेंशियल क्रेडिटर्स बोले तो बैंक, जो डायरेक्ट पैसा ही देते हैं, लेकिन जो पैसा नहीं देते लेकिन माल सप्लाई करते हैं। सप्लायर्स जो है, सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, एडवोकेट वगैरह सब सर्विसेज देता है, ये भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में आता है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कैन फाइल द इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन एज पर सेक्शन 9, लेकिन उसको एक्शन एज पर सेक्शन 8 के तरफ उसको नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देने के बाद रिस्पांस नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो सेक्शन 9 के अनुसार फाइल कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि डिस्प्यूट है बीच में, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर बोला कि मेरा और ऑपरेशनल क्रेडिटर का डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट अगर ऑलरेडी है तो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल नहीं होता है, इसलिए एनसीएलटी ने वो एप्लीकेशन फाइल किया नहीं।
रिजेक्ट कर दिया कि हम इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज एज पर लॉ व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड कॉर्पोरेट डेटर, दैट टाइम दैट डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व एज पर लॉ, वो रिजॉल्व। लेकिन अगर डिस्प्यूट नहीं है और तो फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कर सकता है, इसलिए इन्होंने रिजेक्ट किया, किसने, एनसीएलटी ने। फिर एनसीएलटी ने, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने उसको अलाउड कर दिया, यानी कि एनसीएलटी का डिसीजन घुमा दिया और वो एप्लीकेशन अलाउड कर दिया। अभी हमारे कोर्ट में ये मैटर है वेदर देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज और रिकॉर्ड ऑफ पेंडेंसी ऑफ सूट filed before the receipt of the demand notice of unpaid operational debt in relation to such a dispute. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखो यहाँ पे ऐसा भी दिमाग में आता है कि भाई नोटिस मिलने के बाद वो ऐसे ही बोल देगा मेरा डिस्प्यूट है तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस नहीं शुरू होगा, ऐसा नहीं है। वो जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट नोटिस जाने के बाद वो सामने ला रहा है या नोटिस उसको मिलने के पहले ही डिस्प्यूट अराइज है। अगर नोटिस मिलने के पहले डिस्प्यूट अगर उसमें है तो फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू नहीं होगा। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। अभी फैक्ट्स जो है वो फैक्ट्स इसमें ही आ गया केस नोट में। while allowing the appeal, once the operational creditor has filed, अपन अलाउ किया मतलब एनसीएलटी ने जो डिसीजन दिया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एनसीएलटी के फेवर में है। ये समझ में आ जाएगा आपके। Once the while allowing the appeal, once the operational creditor has filed an application which was otherwise complete, the adjudication authority must reject the application under section 9 clause 5 clause 2 subclause D if notice of dispute has been received by the operational creditor or there was a record of dispute in information utility. It was clear that such notice must bring to the notice of the operational creditor in the existence of dispute or the fact that the suit or arbitration proceeding related to the dispute was pending between the parties. नया dispute create नहीं करना है, पहला ही dispute है, आर्बिट्रेशन मैटर में उसका पेंडिंग चालू है, किधर चालू है, ऐसा डिस्प्यूट अगर अराइज है तो फिर एनसीएलटी का डिसीजन राइट है, फिर उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चालू नहीं करना, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट बोलता है। फिर ये सर्टिफाई करना है कि ये डिस्प्यूट कब है। नोटिस हमारा कॉर्पोरेट या ऑपरेशनल क्रिएटर का नोटिस जाने के बाद वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है तो फिर वो मिसयूज कर रहा है लॉ का, अलाउड नहीं है। डिस्प्यूट ऑलरेडी अराइज है, ऑलरेडी ऑपरेशनल क्रेडिटर को उसका पहले ही नोटिस मिला है, या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की तरफ वो रजिस्टर्ड है, या किधर सिविल कोर्ट में सूट चालू है, या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू है किधर, ऐसा अगर डिस्प्यूट ऑलरेडी अराइज है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। यहाँ पे बहुत सही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एलैबोरेट किया है। Therefore, all that adjudication authority was to see at this stage was whether there was a plausible contention which required further investigation and that the dispute was not a patently feeble legal argument or as assertion of the fact unsupported by evidence. It was important to separate the grain from the बहुत अच्छी लाइन लिखा, it was important to separate the grain from the chaff and to reject the spurious defense which was a mere bluster. However, in doing so, the court did not see to the satisfied that defense was likely to succeed. The court did not at this stage examine the merit of the dispute. वो dispute गलत है, सही है, ये मेरिट पे नहीं जाना है, लेकिन डिस्प्यूट अगर नोटिस जाने के पहले अराइज है
तो बस दैट इज सफिशिएंट टू रिजेक्ट दैट एप्लीकेशन एप्लीकेशन CIRP एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के लिए एडजुडिकेशन अथॉरिटी NCLT को सफिशिएंट है। NCLT शुड नॉट गो इन द डिस्प्यूट मेरिट ऑफ द डिस्प्यूट अराइज, दैट इज सफिशिएंट, ये कोर्ट बोल रही है। so long as to dispute truly exists in fact and was not spurious, hypothetical or illusory, the adjudication authority has to reject the application. The confirmation from the financial institution that there was no payment of an unpaid operational debt by the corporate debtor was an important piece of the information that need to be placed before the adjudication authority under the section 9 of the code. But given the facts that the adjudication authority had not dismissed the application on this ground and that the applicant had raised this ground only at the appellate stage, the application could not be disputed at the threshold of the want of the certificate alone. Appellate स्टेज में अगर डिस्प्यूट वगैरह वो अराइज करता है तो वो नहीं चलेगा, ऐसा क्लियर कट जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने NCLT के फेवर में जजमेंट दिया है। लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट्स ये जजमेंट में नीचे दिए हैं जो मैं आपको स्क्रॉल करके बताना चाहता हूँ। ठीक है, आज का थोड़ा समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा के कारण हम तीसरा जजमेंट नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैंने निकाल के रखा था, मैं बोला समय मिला तो लेंगे, लेकिन ये कंप्लीट करते हैं। और आपको बताऊं, आप में से कुछ नए हैं, ये लॉ के लिए है या ये सेगमेंट के लिए है, मेरा हर वेबिनार अलग अलग लॉ के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि बिकॉज वी कैन नॉट डू स्पेशलाइजेशन इन अपेक्स कोर्ट। आपको एक किस्सा बताऊं मेरा, मैं जब बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कनेक्शन बनाने के लिए आया था एडवोकेट के, और तब मैंने सुप्रीम कोर्ट सब देखा, और आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पूछा एक लॉयर को, यहाँ पे क्रिमिनल लॉयर कौन अच्छा है, यहाँ पे सिविल लॉयर कौन अच्छा है, यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉयर कौन अच्छा है, तो सब हंसने लगे मुझे, देखते हैं हंसते हैं, देखते हैं और हंसते हैं। तो बोले क्या चल रहा है यार, मैंने गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, फिर एक जन को बोला, मैंने एक्सक्यूज मी सर, मे आई रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग इन माय स्टेटमेंट? I'm asking who is corporate lawyer, who is banking lawyer, who is insolvency lawyer. I'm asking that, and you people are laughing. फिर उसने बोला, सोमानी साहब, यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, हर केस लड़नी पड़ती है, आर्मी ट्राइब्यूनल का आओ काम करना है, सर्विस मैटर आओ काम करना है, और उस दिन से हमने सभी केसेस में काम करना शुरू किया। आपको करना ही पड़ता है। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेरा वीडियो जरूर देखिए आप यूट्यूब के ऊपर, फिर पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए दरवाजे कौन से है, कौन से दरवाजे से जा सकते हैं। पूरी गंगा आती है समुद्र मिलने में, समुद्र में मिलती है, ऐसा समंदर सुप्रीम कोर्ट है, और पूरी हाई कोर्ट के मैटर आएंगे, ट्राइब्यूनल के मैटर आएंगे, आर्म फोर्सेस के मैटर आएंगे, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के मैटर आएंगे, जो स्टैट्यूटरी अपील है, रेगुलर अपील है, आर्टिकल 136 है, ये सब है। इसलिए दोस्तों जजेस भी बहुत मल्टी डायमेंशनल है, लॉयर्स बहुत मल्टी डायमेंशनल है। एक जज का सामने हम देखता है तो ये एक मैटर क्रिमिनल लगाया, दूसरा मैटर सिविल भी हो सकता है, तीसरा मैटर इंसॉल्वेंसी का भी हो सकता है, इतने मल्टी डायमेंशनल जज भी रहता है। इसलिए दोस्तों आपको भी लगेगा कि कुछ दिन के बाद कि सोमानी सर एग्जैक्टली प्रैक्टिस किस में करता है, पिछला प्रोग्राम इनका इंसॉल्वेंसी का हुआ, आज का प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम मैं जरूर क्रिमिनल लॉ पे लेने वाला हूँ, बिल के ऊपर लेने वाला हूँ, ओके, अगले वेडनेसडे का, क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट है ना, कुछ आपके इंटरेस्ट के भी रहे, या आप मुझे सजेस्ट भी करते रहिए, फेमा के ऊपर लेना है तो फेमा के ऊपर लेंगे, आप कस्टम के ऊपर लेना है तो कस्टम के ऊपर लेंगे, ये सर्विस लॉज के ऊपर मेरी काफी किताब है, तो सर्विस लॉ के ऊपर जो कंपैशनेट ग्राउंड है उसके ऊपर कुछ जजमेंट है, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, क्योंकि हर बुधवार हमको एक दूसरे के साथ बिताना है। हाँ, इतना एक बताता हूं, मैं मोस्टली हर बुधवार को फ्री रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक आधे बुधवार को अगर एंगेज रहूंगा तो मैं उसका रिकॉर्डिंग पहले करके रखूंगा, और मेरा इसी समय आपको मेरा असिस्टेंट वो रिकॉर्डिंग डिस्प्ले कर देगा, ओके, और वो प्रोग्राम होगा, मैं रूबरू नहीं रहूंगा लेकिन असिस्टेंट बताएगा। चलो अभी हम जजमेंट में जाके कुछ खास बातें देखते हैं। पॉइंट हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे, ये केस का मेन पॉइंट क्या है
कि डिस्प्यूट अगर ऑलरेडी है कॉर्पोरेट या डेटर्स में और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में, जिसने नोटिस दिया है इंसॉल्वेंसी का, डिस्प्यूट अगर ऑलरेडी है तो एनसीएलटी ने उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का एडमिशन नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा क्लियर है। लेकिन ये अपील में जाने के बाद या आगे आने के बाद या एप्लीकेशन करते समय या नोटिस जाने के बाद अगर वो डिस्प्यूट क्रिएट करता है, ये लास्ट लाइन जो कोर्ट ने बोली है, अगर बाद में वो डिस्प्यूट क्रिएट करता है तो फिर वो डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, ये भी क्लियर किया है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में कुछ बताया है, ऐसा मैं थोड़ा सा ओवरलुक करता हूँ। खास पॉइंट जहाँ पे मुझे मिलेंगे वो मैं आपको वहां पे स्टॉप करूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, लेजिस्लेटिव गाइड ऑन इंसॉल्वेंसी लॉ ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। देख, ये कब पढ़ने के लिए हमको मिलेगा, लेकिन हमारे नरीमन साहब ने कहां से निकाल के दिए, देखो, लिविंग लेजेंड है। एक आधी लाएंगे हम उनको वेबिनार में, आपको मिलवाएंगे उनसे, लिविंग लेजेंड है। लेजिस्लेटिव गाइड टू द इंसॉल्वेंसी लॉ ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल लॉ, और फिर वो गाइडलाइंस क्या है इसमें शॉर्ट में उन्होंने वहां पे एलेबरेट करके दिया है, उसका महत्व करके दिया है कि इंसॉल्वेंसी लॉ फास्ट चलना चाहिए, जिसमें कम से कम डिफिकल्टी आना चाहिए, टाइम लाइन जो है वो टाइम लाइन प्रॉपर वन, where the debt is subject to the legitimate dispute or set up as the amount equal to or greater than the amount of debt वगैरह, ऐसे कुछ पॉइंट है डिनाइल के वगैरह ये दिए है। Legislative history of legislation related to the indebtedness goes back to the year 1964 वगैरह। हाँ, ये कुछ केस लॉज भी इसमें दिए हैं, रिकमेंडेशंस कुछ दिए हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंटिटी, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशनल क्रेडिटर। या ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या है यहाँ पे दिया बहुत अच्छा, ट्रिगर ऑफ आईआरपी, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ट्रिगर कौन कर सकता है, तो ट्रिगर करने वाले 3 लोग हैं। पहला है फाइनेंशियल क्रेडिटर जो सेक्शन 7 के अनुसार जाता है, दूसरा है ऑपरेशनल क्रेडिटर जो सेक्शन 8 के अनुसार नोटिस देके फिर सेक्शन 9 में अप्लाई करता है, और तीसरा है कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ कैन ट्रिगर, और इसका सबका मैनेजमेंट पूरा करवा लेने का काम आरपी का रहता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का, जिसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोलता है, उसको आईआरपी बोलते हैं, उसको आरपी बोलते हैं, उसको लिक्विडेटर बोलता है। ऐसा एक ही आदमी के अलग अलग रूप है, ऐसा है। और फिर ये उसमें दिया है तीनों जो मैंने अभी अभी बताया, तीनों ये वहां पे दिया है। हाउ कैन आईआरपी बी ट्रिगर, कैसा जाएगा, वो सब दिया है, जो कानून में दिया है वही थोड़ा सा यहाँ इन्होंने और अच्छा एलिब्रेट किया है। देखिए डेफिनेशन, डिस्प्यूट का डेफिनेशन दिया है, कभी कभी डिस्प्यूट का डेफिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्प्यूट मींस अ बोना फाइड सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द अमाउंट डेब्ट, द क्वांटिटी ऑफ द गुड और सर्विसेज, द ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन और वारंटी। ये 3 में से एक है तो डिस्प्यूट माना जाएगा, ए, बी और सी, ये, क्योंकि ये डेफिनेशन के ऊपर केसेस घूमता है सुप्रीम कोर्ट में हमारा। सेक्शन 8 एंड 9 जो मैंने ऑपरेशनल क्रेडिटर ने नोटिस देना कैसा देना, 9 ने फिर एडजुडिकेशन अथॉरिटी एनसीएलटी में एडमिट करना, ऐसा दिया है, ये सब दिया है। और खास इसका फॉर्मेट फॉर्मेट नोट ऑन क्लॉजेस, मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ डिमांड नोटिस ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट, डिमांड नोटिस कैसा भेजना, कौन से मोड से भेजना, तो अपने रेगुलर जो मोड है एज बाय लॉ, लेकिन आरबीसी में क्लियर करे इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी चलेगा, पोस्ट से भी चलेगा, रजिस्टर पोस्ट से भी चलेगा, ये सब दिया है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस,
और ये बार बार सुनते रहो, इसमें इंटरेस्ट लेना है ना तो ये वीडियो बार बार सुनते रहो। ये यूट्यूब से अभी मैं कल टाइम मिला तो कल अपलोड कर लूंगा, और अपलोड करके मैं नानी पालकी वाला जो ग्रुप है वहां ही डालूंगा, मैं बाकी जगह पे नहीं डालूंगा, याद रखना। बाकी बाकी ग्रुप में मैं आपको ये करता हूँ, नोटिस दे देता हूँ, लेकिन वीडियो मैं खाली नानी पालकी वाला जो ग्रुप है, नानी पालकी वाला ग्रुप है, वो ग्रुप में ही खाली डालता हूँ, क्योंकि अलग अलग ग्रुप को ज्यादा डिस्टर्ब करना अच्छी चीज नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालता। हाँ ये देखिए, ये फॉर्म, फॉर्म ऑफ डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस का फॉर्म है। डिमांड नोटिस कौन से फॉर्मेट में भेजना है, ये फॉर्म है, कानून में ही दिया है, ये फॉर्म है, ये चार्ट है, ये चार्ट में नोटिस देना है, हाँ? ये सब दिया, ये फॉर्म देखिए, फॉर्म ऑफ नोटिस विथ विच इनवाइस डिमांडिंग पेमेंट एज टू बी अटैच्ड। जो पेमेंट आप उस सामने वाले को मांग रहे हैं उसका इनवाइस जोड़ लो। इनवाइस बोले तो सपोज उसका अमाउंट 1 करोड़ का है, फिर आपने इंटरेस्ट क्लेम किया, ये किया, ऐसा सब मिला के एक इनवाइस बना लो वापस फ्रेश, जो 1.5 करोड़ का होगा, 2 करोड़ का होगा, और वो इनवाइस उसको भेज दो, फ्रेश इनवाइस। ऐसा ऐसा प्रॉपर क्लेम करना है, प्रॉपरली वो बनाना है इनवाइस, वो भेजना है। एप्लीकेशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये फॉर्म 5 जो है, एप्लीकेशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर टू इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द कोड। एक कोड के अंडर जो एप्लीकेशन दिया है, एनसीएलटी में जो सेक्शन 9 के अनुसार जो एप्लीकेशन फाइल करना है ना, वो एप्लीकेशन फाइल का यहाँ पे दिया है। ऐसा प्रॉपरली जजमेंट में इतनी चीजें दी जाती है दोस्तों कोर्ट से, कि आपको वापस कोई कोड भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जजमेंट भी काफी हो जाता है कभी कभी, ऐसा होता है। प्रूफ ऑफ क्लेम बाय ऑपरेशनल क्रिएटर्स एक्सेप्ट वर्कमैन और एम्प्लॉय, ये दिया है, ऐसे काफी फॉर्मेट्स वगैरह दिया है। ये 45 पेज का जजमेंट है। ये देखो यहाँ पे भी एक केस लॉ जो हमने पहले केस लॉ लिया है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसी बैंक। और ये इंसॉल्वेंसी का एग्जाम रहता है, इसमें लीडिंग केसेस है, ये केसेस का स्टडी करना ही पड़ता है, और बहुत गूगली बॉल मारते हैं इधर उधर उधर उधर। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के ऊपर केस लॉस का मेरा किताब पब्लिश है, आप वो उसमें काफी केस लॉस मिलेंगे आपको, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने समरी और ये दिया है एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस के अंदर, पूरे जजमेंट नहीं दिया है उसमें, खाली केस नोट, ये समन नोट, कौन सी जजमेंट दिया, कितने पान का जजमेंट है, आप पूरा जजमेंट पढ़ने के लिए बस वो केस नोट डालो वेब पे, पूरा जजमेंट मिल जाएगा आपको वेब पे। मैंने 35 जजमेंट, कुछ किताब में, कुछ किताब में 21 जजमेंट ऐसे दिए हुए हैं, ताकि आपको वो सेग्रीगेटेड मिले प्रॉपरली, है ना, लॉ प्रैक्टिस के लिए उतने सफिशिएंट है। ये देखिए यहाँ पे, we therefore allow the present appeal and set aside the judgment of appellate tribunal, there shall however be no order to the cost। ऐसा है, उन्होंने एनसीएलटी का जजमेंट क्लियर माना है, और एनक्लैट ने एनक्लैट का रिवर्स कर दिया है। ऐसा है दोस्तों, क्या बात है, मजा आया मुझे आज। हाँ अभी देखो, ये जजमेंट के ऊपर हमारे वेबिनार है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को बोर होने वाला है, लेकिन आपको एंटरटेन करना मेरा उद्देश्य ही है। एंटरटेन होना है तो मेरी वीडियो देखते रहिए, जो है वो 8-10 मिनट के वीडियो रहते हैं, वो मोटिवेशनल ही रहता है, लेकिन ये इनपुट का प्रोग्राम है, इनपुट का प्रोग्राम होने के कारण आपको थोड़ा सा बेयर करना होगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपको आनंद आएगा दोस्तों, जैसा मुझे आनंद आ रहा है ये सब बताते समय। अगर टाइम रहता तो यहाँ कुछ कुछ जैसा केशवानंद भारती केस है, हम एक ही केस लेंगे, ओके, एक ही केस लेंगे, नानी पालकी वाला। नानी पालकी वाला का नाम मैंने क्यों दिया है ये लॉ क्लब को, नानी पालकी वाला इज माय हीरो, इज माय हीरो। वो शरीर से अस्तित्व में नहीं है, जैसे मेरे गुरु आर्य चाणक्य शरीर से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आज भी शिक्षा देते हैं उनके कौटिल्य अर्थशास्त्र के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से हमको शिक्षा देता है, इसलिए वो जीवंत है, हमारे दिल में जीवंत है। वैसे नानी पालकी वाला आज भी मेरे दिल में जीवंत है। केशवानंद भारती का हो या और भी जजमेंट, मैं उनके उनके ऊपर कभी कहा था वेबिनार, उनके जजमेंट के ऊपर वेबिनार लूंगा ना, तो पता चलेगा क्या लाइव लेजेंड थे वो आदमी उस समय। बॉम्बे से आते थे, मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ते थे, सुप्रीम कोर्ट में आर्गू करते थे, जाते थे, और किस ढंग से उनका काम चलता था वो देखने जैसा है।
क्या इफिशियंसी थी आदमी की, इसका 10% भी किसी लॉयर को आ जाएगा ना, साला वो टॉप का लॉयर बनेगा, टॉप का लॉयर बनेगा। नानी पालकी वाले को कोई अपॉइंटमेंट मांगता ना कि भाई मुझे आपको मिलना है, तो कभी कभी वो सुबह का 3:30 या 4 का अपॉइंटमेंट देते। कैन यू बिलीव, सुबह का 3:30 का अपॉइंटमेंट देना किसी को। अरे हम 6 बजे तक तो उठते नहीं, मैं तो दिल्ली में 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे तक व्यायाम वगैरह करता हूँ, ऐसा तो हमारी दिनचर्या से शुरू होती है। ये आदमी क्लाइंट को मिलने के लिए 3:30 का 4 का टाइम देते थे, क्यों? क्योंकि उनको मिलने के बाद उनको 5 का फ्लाइट पकड़ना था, यहाँ पे आना था, सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग करना था, वापस जाना था, व्यस्त तो मस्त। महाराष्ट्र हूं मैं, इसलिए मेरी मराठी में डायलॉग दिया, जो व्यस्त रहता है वो मस्त रहता है। बस ऐसी गुरु की कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए ऐसा लगता है कि कंटिन्यू बिजी रहे और कुछ ना कुछ आपको देते रहे। माफ करना, मैं तीसरा जजमेंट जो है बीके एजुकेशनल का, ये आज नहीं ले पाया, लेकिन कभी वापस मैं जब इंसॉल्वेंसी के ऊपर आऊंगा तो तब जरूर लूंगा। शायद उसको 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि इतने लॉज हैं और इतने लॉ के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, तो मुझे हर बार अलग 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 कुछ ना कुछ जजमेंट लेने हैं। और बीच में एक आधा नानी पालकी वाला की जो खास जजमेंट जो है, जो लीडिंग केसेस में हमारे सुप्रीम कोर्ट में मानी जाती है, अलग अलग केसेस में जिसका हम साइटेशन देते हैं, ये भी केसेस के बारे में आपको बताएंगे। आपको सबको मिलके आपके साथ बात करके बहुत मुझे खुशी हुई है। मैं 2 मिनट में अभी खाली जो चैट बॉक्स में मुझे कुछ दिखता है वो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, और अगर पॉसिबल है तो वो जवाब भी, अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है तो जवाब भी मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। हेलो सर है, गुड इवनिंग सर है, बराबर है। सुनील सिंह हेलो सर, तरुण कुमार गुड इवनिंग सर, रूबी सिंह ने ऐसा अंगूठा बताया कि भाई अच्छा लगा, ऐसा ठीक है। अच्छा लगा नहीं लगा मालूम नहीं, लेकिन बस कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करना, ये नानी पालकी वाला वेडनेसडे लॉ क्लब से और से हमारा उद्देश्य है। और कोशिश करेंगे कि अगले बुधवार को 1 घंटा का मेरा प्रोग्राम होने के बाद आधे घंटे में मैं कोई एक हमारे खास फ्रेंड सीनियर लॉयर जो है, काफी हाईकोर्ट जज यहाँ पे अभी प्रैक्टिस करते हैं हाईकोर्ट से रिटायर होने के बाद, और काफी सीनियर लॉयर भी है, और काफी ऐसे लॉयर है जो सीनियर डेजिग्नेटेड नहीं है लेकिन ना 10-10 20-20 साल से प्रैक्टिस है, डायनेमिक है। ऐसे लॉयर को भी हमारे दोस्त हैं, हम चाय पीते हैं साथ में, तो हम आपके सामने लाएंगे। उनका खाली उनका जो एक चरित्र है ना, कि बचपन कैसा गया 10 मिनट में, फिर एडवोकेसी उन्होंने शुरुआत कैसी की वो बताएंगे 10-15 मिनट में, और एंड में फिर उनका सीनियर लॉयर बनने के बाद या जज बनने के बाद उनका एग्जैक्टली क्या रहा वो बनाएंगे। ऐसा एक आधे घंटे का उनका एक सेशन रहेगा, क्योंकि ये बहुत व्यस्त लोग हैं। वो 1 घंटा बोलेंगे ना तो वो बोलेंगे सोमने सर आधे घंटे में नहीं होगा क्या वगैरह वगैरह, ऐसा है। लेकिन वो भी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस आप बुधवार का इंतजार करता रहिए, और मुझे कुछ आपको मैसेज भेजना है तो आप मैसेज भेज सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉल करना है तो कॉल खाली काम का है तो ही कीजिए, खाली डिस्कशन करने के लिए थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस से टाइम नहीं मिलता है, इसलिए खाली डिस्कशन की कॉल हम नहीं ले सकते हैं और डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कोई बोलेगा इंसॉल्वेंसी का स्टडी कैसा करने का, ये करने का, ये डिस्कशन आप आपके फैकल्टी के साथ कीजिए कॉलेज के, वो नहीं। तो कुछ अगर आपका केस का काम है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस का काम है, ऐसा कुछ काम है तो जरूर फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आराम से भेज सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम कुछ नहीं। बस जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।